हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट यूनिट को जो हमने स्टार्ट किया था, जो था मनी एंड बैंकिंग। तो लास्ट क्लास में हमने इसे स्टार्ट किया था और इस क्लास में हम इसके सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे जो इसके अंदर है मनी सप्लाई। इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि मनी सप्लाई होता क्या है। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मीन्स किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस इकोनॉमी के पब्लिक ने कितना मनी, कितना वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड किया है या उनके पास है, उन सभी को अगर हम सम अप कर दें तो उस इकोनॉमी की मनी सप्लाई हमें पता चल जाती है कि एक्चुअल में कितना वॉल्यूम ऑफ मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उस इकोनॉमी के पब्लिक के पास है। तो उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। अब मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं तो ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक। तो मनी सप्लाई में अगर हम मनी बेसिस पे किसी इकॉनमी को क्लासीफाई करें तो दो बेसिस में हो सकती है, दो सेक्टर में। अगर हम मनी बेसिस पे देखें इकॉनमी को तो दो सेक्टर में क्लासीफाई हो सकती है। एक मनी क्रिएटिंग सेक्टर और एक होता है मनी यूजिंग सेक्टर। तो बेसिकली ये क्या होता है मनी क्रिएटिंग सेक्टर, मतलब इकोनॉमी का वो सेक्टर, जो वो पार्ट जो का प्रोडक्शन या मनी को प्रिंट करती है, जो मनी को क्रिएट करती है, और सेकंड जो उस क्रिएटेड मनी को यूज़ करती है, तो मनी यूजिंग सेक्टर। तो मनी क्रिएटिंग सेक्टर में कौन कौन आते हैं तो इसके अंदर दो बॉडी आती है। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इसमें जो हम देखेंगे कि मनी को मेज़र कैसे करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं मनी को मेज़र करने के, वो सब हम पर्टिकुलर इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो सेकंड जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, मनी हमारा बैंकिंग सेक्टर। जो फर्दर दो पार्ट्स में होते हैं। एक कमर्शियल बैंक या कमर्शियल बैंक्स। इकोनॉमी में जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी को हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। एक ही बैंक होती है जो सेंट्रल बैंक होती है उसकी इकोनॉमी की, जो कि इंडिया की आरबीआई है। तो बेसिक डिवीज़न हमने देख लिया इसमें। तो जो दो सेक्टर्स हैं या दो पार्ट होते हैं मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स के, वो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर। अब इसमें हम देखते हैं और कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी क्रिएट कैसे करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो गवर्नमेंट होते हैं उसके अंडर होता है कॉइन का प्रोडक्शन। जो किसी भी इकॉनमी में कॉइन्स होते हैं, इकॉनमी अगर इंडिया की बात करें तो 1 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 या 20 रुपीज़ कॉइन जो होती हैं वो इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होती है, उसका प्रिंट या उसका प्रोडक्शन। और जो नोट्स, करेंसी नोट्स होते हैं, उसका प्रोडक्शन करती है सेंट्रल बैंक, आरबीआई करती है करेंसी नोट्स का प्रोडक्शन। और इसे हमने देख लिया। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन का प्रोडक्शन करती है किसी भी इकॉनमी में, कॉइन रुपीज़, और जो बैंकिंग सेक्टर में जो करेंसी नोट्स का प्रोडक्शन है वो या प्रिंट करती है वो सेंट्रल बैंक आरबीआई करती है। अब कमर्शियल बैंक्स भी क्रिएट करती हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास का जो मेन चीज़ है वो मैं देख रहे हैं कि मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करती है। बेसिकली प्रिंट नहीं करती, जो प्रिंट तो बेसिकली सेंट्रल बैंक करती है किसी भी इकॉनमी की, इंडिया की आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी मनी को यूज़ करके कैसे कुछ सेविंग्स को, जो सेविंग्स होती है कमर्शियल बैंक के पास, उस सेविंग्स से कैसे क्रेडिट क्रिएशन है, कैसे मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम मनी क्रिएट करती है इकॉनमी में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू करती है। बस आप यहाँ ध्यान रखिए कि जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर में दो आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बैंकिंग सेक्टर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मनी करेंसी नोट्स प्रोडक्शन करती है, और ये जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन करती हैं। और अगर इसकी बात करें हम मनी यूजिंग सेक्टर में, तो बेसिकली इसमें क्या आता है, एक इंडिविजुअल बोल सकते हैं हम, इंडिविजुअल बोले तो हाउस होल्ड सेक्टर, और जो सेकंड है इसके अंदर वो आती है बिजनेस फर्म।
बोल देता हूँ प्रोडक्शन सेक्टर। तो ये बेसिकली मनी यूजिंग सेक्टर के अंदर आते हैं। तो हम जो वॉल्यूम ऑफ मनी या मनी सप्लाई फाइंड करते हैं वो हेल्ड बाय पब्लिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, मनी हेल्ड बाय पब्लिक। तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक इसी बेसिस पे हमने किया था। तो जो ये मनी हेल्ड बाय पब्लिक है वो इस पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स मनी यूजिंग सेक्टर। तो मनी यूजिंग सेक्टर में इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म कितना वॉल्यूम ऑफ मनी यूज़ कर रही है इकोनॉमी में, या उनके पास हेल्ड है, या बोल सकते हैं जो उनके पास है उन्हीं को हम बोलते हैं मनी सप्लाई, और इस वर्ड का मीनिंग है। तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बेसिकली हम इसको जो दो सेक्टर हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म, या बोल सकते हैं प्रोडक्शन सेक्टर, जो के बीच जो मनी फ्लो हो रहा है उन सभी मनी को हम एडअप करते हैं। तो उस इकोनॉमी की मनी सप्लाई हमारे पास आ जाती है कि उस इकोनॉमी की पब्लिक ने कितना मनी सप्लाई मनी हेल्ड कर रखा है इकोनॉमी में। तो इसी पार्ट में जो मनी हेल्ड किया जाता है उसको हम जब एडअप करते हैं तब आता है मनी सप्लाई। तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं मनी क्रिएटिंग सेक्टर को, जो मनी क्रिएट करती है। बेसिकली इनके पास स्टॉक होता है मनी का, तो वो उस स्टॉक को हम नहीं करते। उन स्टॉक में से जो पार्ट इकोनॉमी में इन मनी यूजिंग सेक्टर, जो मनी यूजिंग सेक्टर यूज़ कर रही है उसको हम एडअप करते हैं, तो आता है मनी सप्लाई। तो आई होप आपको यहाँ तक ये कंप्लीट है कि हम सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर्स के बीच जो मनी फ्लो है उसको हम सम अप करते हैं, तब आती है मनी सप्लाई। तो इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड पॉइंट है इसमें, वो ये है कि जो मनी सप्लाई है वो सा कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। तो मनी सप्लाई जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मीन्स स्टॉक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्वांटिटी होती हैं जो कि मेजर की जाती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई जो है ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होती है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो आपसे पूछा जाए तो बोलूँगा कि मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम मेजर कर सकते हैं उस चीज़ों उस क्वांटिटी को, तो उसको हम बोलते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे या एक कैलकुलेट करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे हम नेशनल इनकम हमने देखा था, नेशनल इनकम पर्टिकुलरली 1 ईयर 1 अकाउंटिंग ईयर का फाइंड करते हैं ओवर 1 ईयर ऑफ टाइम, तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। और मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो मनी सप्लाई वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई में हम कौन से सेक्टर्स या जो मनी हेल्ड बाय पब्लिक जब बोला जाए तो पब्लिक के अंदर कौन कौन से आती हैं जिनके मनी को हम एडअप करते हैं, तो मनी सप्लाई आती है। तो मनी यूजिंग सेक्टर्स के मनी को जब हम एडअप करते हैं तब मनी हेल्ड बाय पब्लिक आती है, जिसे हम मनी सप्लाई बोलते हैं। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसे मेजर करते हैं। तो यहाँ तक आया आपको क्लियर है। तो अब देखते हैं कि कितने सारे मेथड्स हैं, या किसी भी इकोनॉमी में, बेसिकली इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर हम कितने मेथड से कर सकते हैं, कितने मेजर्स हैं हमारे पास। तो वो मेजर्स क्या क्या हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा वो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो देखते हैं कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं। बेसिकली आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू वो मनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर कर सकती है। तो बेसिकली 4 मेजर्स होते हैं जिसे सेंट्रल बैंक यूज़ करती है, आरबीआई यूज़ करती है उसे अपने इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा M1, सेकंड M2, थर्ड M3 और फोर्थ और लास्ट जो है वो है M4। तो ये 4 अल्टरनेटिव्स हैं आरबीआई के पास होती हैं, जिसके हेल्प से वो इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई को मेज़र कर सकती है। तो फर्स्ट जो है M1, ये जो 4 बेसिस हैं या 4 मेजर्स हैं, इनका इवोल्यूशन या क्लासिफिकेशन जो है किया गया किस बेसिस पे, लिक्विडिटी बेसिस पे। जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारी लिक्विडिटी जो है वो कम होती चली जाती है। मीन्स जो M1 है वो मोस्ट लिक्विड होता है वो, और M4 जो होता है वो लिस्ट लिक्विड मनी होता है। मीन्स अब देखते हैं लिक्विड होता है क्या, लिक्विडिटी क्या होती है। मीन्स आपके पास जो मनी है या मनी सब्सटीट्यूट है उससे आप बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितनी ईजिली कर पाते हो, कितना ईजिली कर पाते हो। मीन्स
कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज या एज ए एक्सचेंज आप उसको कितना ईजिली यूज़ कर पाते हो। तो जैसे मनी है आपके पास, अगर डायरेक्ट आपके पास मनी है, आप बोल सकते हैं कैश इन हैंड, तो वो ज़्यादा लिक्विडिटी, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। मतलब कैश इन हैंड, आपके पास अगर कैश है और सेकंड आपके पास चेक है, तो ये मनी है और ये मनी सब्स्टिट्यूट है। तो इसमें जो इसकी लिक्विडिटी है ज़्यादा है और इसकी जो लिक्विडिटी चेक की वो कम है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कैश इन हैंड, अगर हाथ में कैश है तो उससे आप डायरेक्टली कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो बहुत ही ईजिली। लेकिन जो चेक है उसकी लिक्विडिटी इतनी नहीं है, मतलब है लेकिन उससे कम है। इससे चेक एनकैश करोगे चेक को, फिर जो कैश आएगा उसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करोगे। तो इसी बेसिस पे लिक्विडिटी जो कैश है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, मीन्स इजिली कन्वर्टेबल इनटू अदर थिंग्स और विच कैन बी यूज्ड डायरेक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। और चेक इस पे तो जो M1 है इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, M2 की उससे कम होती है, M3 की M2 से कम होती है, और M4 जो है लिस्ट लिक्विड होता है, जिसे अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहो, मनी होती है लेकिन वो मनी का वो सब्सिट्यूट, वो फॉर्म जिससे आप डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सॉरी परचेज नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको पहले उसे कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसे फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। तो जो M1 होता है मोस्ट लिक्विड होता है और जो M4 होता है लिस्ट लिक्विड होता है। तो हम वन बाय वन M1, M2, M3 और M4 को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसे मेज़र कैसे करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम पहले M1। तो अगर M1 के थ्रू हम इकोनॉमी की मनी सप्लाई को मेज़र कर रहे हैं या RBI मेज़र करती है, तो उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है कॉइन एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मीन्स पब्लिक ने जितना करेंसी या कॉइन होल्ड कर रखा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, और प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों चीज़ों के में जो मनी है, उन मनी को अगर हम ऐड कर दें तो M1 से हम मेज़र कर सकते हैं मनी सप्लाई को उस इकॉनमी में। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, तो बेसिकली इसमें पता है हमें इसमें क्या क्या आती है। कॉइन और करेंसी जो डायरेक्ट पब्लिक के पास है या इकोनॉमी में यूज़ में है। डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स बेसिकली होता है कि आप बैंक में जो आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, सेविंग अकाउंट, एक अकाउंट होता है हमारा सेविंग अकाउंट, एक होता है हमारा करेंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल जो बोल सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर ओपन करती है किसी भी कमर्शियल बैंक में, और जो बिजनेस फर्म है या प्रोडक्शन सेक्टर है या फर्म है कोई, वो जो ओपन करती है वो करेंट अकाउंट। इसमें क्या डिफरेंस वो हम आगे देखेंगे। तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि आप जब चाहो तब उस अमाउंट को या उस मनी को आप निकाल सकते हो जब चाहो तब के लिए। वो अब मैंने बताया था कि जो बैंकिंग सेक्टर के पास जो अमाउंट होता है, मतलब चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर्स के मनी को हम ऐड अप करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही यूज़ कर रहे हैं। बस ये जो पब्लिक है, तो जो बैंक्स में जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, उसमें जो मनी डिपॉजिट है वो भी तो उन्हीं का पार्ट है, मीन्स वही तो पब्लिक का ही है। पब्लिक जब चाहे तब डिमांड कर सकती हैं। तो बेसिकली इसीलिए हम ये जो डिमांड डिपॉजिट लेते हैं कि बैंक के अंदर वो अमाउंट, वो सेविंग बैलेंस जो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर ने होल्ड कर रखा है, जिसे वो जब चाहे तब निकाल सकती है, उसको हम ऐड करते हैं। थर्ड ऐड करते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI। RBI के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं उसको, यहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन आया कि RBI के तो हम नहीं लेते हैं, कि RBI के अंदर जो अमाउंट होता है जो, तो इसमें क्या होता है कि RBI के पास जो स्टॉक होता है, एक उसकी अपनी स्टॉक होती है जिसे वो इकोनॉमी में नहीं रखती है, और जो दूसरा स्टॉक होता है जिसे जो पब्लिक का होता है। तो जो पब्लिक होल्ड करती है उसको हम ले देखते हैं यहाँ इसमें क्या क्या आता है। तो अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, जो पब्लिक, मतलब जो RBI होल्ड करती है ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सेकंड फॉरेन बैंक। थर्ड फॉरेन गवर्नमेंट, या बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक या
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन सभी को हम ऐड करते हैं, मतलब RBI का जो ये डिपॉजिट्स है इन डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं। अदर देन जिसको हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं वो कौन कौन से हैं? मनी डिपॉजिट्स या डिपॉजिटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने RBI में मनी डिपॉजिट कर रखा है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। प्लस जो कमर्शियल बैंक, उस इकॉनमी की जो कमर्शियल बैंक की जो बैलेंस सेंट्रल बैंक RBI के पास है वो हम एक्सक्लूड करते हैं। बोल सकते हैं डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मीन्स कमर्शियल बैंक का जो सेविंग है या कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट है RBI में उसको, और जो गवर्नमेंट की डिपॉजिट है उसको एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग जो ये चीज़ें होती हैं जो पब्लिक से रिलेटेड होती है उसको हम ऐड करते हैं। तब आता है हमारा M1 के थ्रू मनी सप्लाई। तो उसमें क्या क्या आता है? पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और भी होते हैं जो पब्लिक के होते हैं। तो बेसिकली RBI के अंदर जो अमाउंट पब्लिक का होता है या इस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन बैंक के बेसिस पे जो होल्ड करती है RBI, या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बिहाफ पे जो मनी होल्ड करती है, मनी होती है RBI के अंदर, उसको हम इंक्लूड करते हैं। और इस दो अमाउंट को या दो डिपॉजिट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, जो कि हम इन दो की है जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि कमर्शियल बैंक का अगर कोई डिपॉजिट है सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक में गवर्नमेंट का कोई डिपॉजिट है, गवर्नमेंट का जो मनी डिपॉजिट है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं। तब हमारी वो अदर डिपॉजिट, तो अदर डिपॉजिट RBI में ये चीज़ें आती हैं। और दो चार चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं सेविंग्स या डिपॉजिट्स। तो तब हमारा M1 आता है कि M1 के थ्रू आप मनी सप्लाई मेजर कर पाते हो। तो और जो सेकंड है हमारा वो है हमारा M2, मीन्स M2 के थ्रू आप या सेकंड अल्टरनेटिव को यूज़ करके भी आप फाइंड कर सकते हो। तो कंपेरेटिवली M2 की लिक्विडिटी कम होती है M1 के में। तो M2 में M1 के सारे आइटम्स जो भी कंपोनेंट्स हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक्स, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI, वो प्लस सेविंग्स या डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस बैंक। बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग कर सकते हैं, पहले किया जाता था सेविंग, अभी भी कुछ लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग्स करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग होता है वो इंक्लूड किया जाता है सेकंड M2 में। तो हमने सेविंग जो अगर ये डिपॉजिट्स है तो हमने इसे डिमांड डिपॉजिट में क्यों नहीं लिया फर्स्ट में? तो यही मेन बोल सकते हैं मेन रीज़न है M2 के क्लासिफिकेशन का। बेसिकली हम अमाउंट होता है सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, ये आप चेक के थ्रू या बाय चेक आप इसे विदड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप चेक के थ्रू विदड्रॉ नहीं कर सकते तो ये डिमांड डिपॉजिट नहीं हुआ। जब चाहता हो आप निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो लेकिन इसका कुछ अलग प्रोसेस होता है। तो इसीलिए हमने उसे M2 की कैटेगरी सेकंड मेथड में, सेकंड अल्टरनेटिव में रखा। M1 में टॉपिक है M3 में M1 के सारे कंपोनेंट्स आते हैं प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब फिक्स डिपॉजिट जिसे आप बोलते हो, जो टाइम पीरियड पे की जाती है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं उसकी लिक्विडिटी कम हो रही है। अगर आपके पास चेक के थ्रू आप कर सकते हो या फिर मनी हेल्ड बाय पब्लिक है, डायरेक्ट मनी या कैश बोल सकते हो, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट की बात हम करें तो फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या है, उसे आप पहले एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो अगर 5 ईयर 10 ईयर के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है तो उसे मच्योर होने में टाइम लगता है, उसके बाद आप उसे विदड्रॉ कर पाते हो। तो इसकी लिक्विडिटी कम है। अगर आपको कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदनी है तो इससे फिक्स डिपॉजिट को डायरेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये जो M1 में जो भी कंपोनेंट्स थे वो कंपेरेटिवली इससे ईजिली आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी बेसिस पे मैंने कहा था कि जो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं लिक्विडिटी कम होती है। M1 की लिक्विडिटी क्या है कि M1 के सारे कंपोनेंट्स आते हैं प्लस टाइम डिपॉजिट्स, जो उस इकॉनमी में फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं, जो जनरल पब्लिक या कोई भी जो फिक्स डिपॉजिट करवाता है टाइम बेसिस पे कि 5 ईयर या 10 ईयर के लिए जो फिक्स डिपॉजिट होता है, तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं। तो जब M3 से हम फाइंड करते हैं तो M1 प्लस टोटल या फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं उसको हम लेते हैं जो टाइम बेसिस पे डिपॉजिट्स होती हैं। और फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा M4, जिसके अंदर आता है M3 के सारे कंपोनेंट्स, मीन्स M1 के सारे कंपोनेंट्स पहले, ये तीनों कंपोनेंट्स प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट्स, और एक आइटम बच गया जो कि M2 का था सेविंग विद डिपॉजिट्स। तो M3 प्लस बोल सकते हो टोटल टाइम डिपॉजिट्स
प्लस जो हमारा बच गया था सेविंग या डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट्स होती हैं उसको इंक्लूड करते हैं, जो टाइम बेसिस पे जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, और M3 में बेसिकली M1 के सारे कंपोनेंट्स आ ही जाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स प्लस सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो हमने क्या किया, M1 के सारे कंपोनेंट्स ये और ये, इन सब को ऐड करें तब हमारा आता है M4, तो जो कि लास्ट अल्टरनेटिव है मनी सप्लाई को मेजर करने जिससे RBI यूज़ करती है। तो हमने अब तक क्या देखा था इसमें, तो ये बेसिकली 4 मेथड्स हैं मनी सप्लाई को मेजर करने किसी भी इकोनॉमी में, जो कि किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक या इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक RBI है वो मेजर करती है बाय यूजिंग दिस 4 अल्टरनेटिव्स। तो ये 4 अल्टरनेटिव है जिसके बेसिस पे आप मनी मेजर या मनी सप्लाई मेजर करते हैं इंडिया की इकोनॉमी में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई। तो आज की क्लास यहीं तक, और एक नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।